वाई इसका डोमेन बता सकते हैं बेटा, डोमेन और रेंज दोनों। कैन एनीवन टेल डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? जस्ट क्विकली रिवाइज करने के लिए हम कर रहे हैं, ताकि हमको याद आ जाए कि किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन। बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू डू सम क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। पहले डोमेन रेंज समझेंगे, फिर कुछ बेसिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उनके ग्राफ वगैरह आप सब कर चुके हो बहुत क्विकली। मैं आई विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स वेरी क्विकली, जस्ट कि एक रिवीजन हो जाए, रिकैप हो जाए, और उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करें, कंटिन्यू करेंगे। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे बच्चों, बताइए, कोई आइडिया? सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए कि नहीं? ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, जीरो या उससे बड़ी। दिस क्वांटिटी मस्ट बी आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। डोमेन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? अच्छा, मैंने फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बताया आपको। आई हैव नॉट टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। क्या सब बच्चों को फंक्शन की डेफिनेशन? क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? जल्दी से 5 मिनट उसको कर लेते हैं। या आप सब 11th में कर चुके हो बेटा? कैन यू टेल? अच्छा देखिए, नहीं पता तो इसे इधर ध्यान से। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन in which every element, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर जो वर्ड्स लिख रहा हूं अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो समझाऊंगा मैं। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। इसका क्या मतलब है, यूनिक इमेज? ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं, सपोज करिए एक सेट ए है आपका 1 2 3, एक सेट बी है आपका 1 2 3 से लेकर के 10 तक, और अगर आपका एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ऐसा रिलेशन है 1 2 2 4 3 6, इस टाइप का। तो अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखिए बेटा, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, देखो 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 3 किससे रिलेटेड है, 6 से। तो अगर 1 2 से रिलेटेड है तो हम कहते हैं कि 2 इज द इमेज ऑफ 1। ये कहने का तरीका है, हम कहते हैं 2 इज द इमेज ऑफ 1। तो 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 4, 3 का इमेज है 6। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज। हर एक एलिमेंट का इमेज है कि नहीं? यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। अगर कभी ऐसा हो जाए जिसमें 1 2 लिखा है, साथ में 1 5 दिया जाए, तो फिर ये फंक्शन नहीं रह गया, इट इज नॉट अ फंक्शन। वाई? क्योंकि एवरी एलिमेंट सबका इमेज तो है, लेकिन एलिमेंट 1 के 2 इमेज हो गए। एलिमेंट 1 हैज गॉट 2 इमेज। एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब हुआ ओनली वन इमेज। यूनिक ना कह करके ऐसे कह लीजिए, एवरी एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज। ज्यादा अच्छा वर्ड है, सही वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। ये बात समझ आई बच्चों? ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर ये ऑर्डर पे हटा दें तब ये फंक्शन है। नाउ इट इज अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ फंक्शन। नंबर 1, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। ये तो है आपका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। इसी फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ऐसा लिखा है तब भी ये इसका मतलब यही हुआ इसका, क्योंकि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ए का एलिमेंट आप लेंगे, हर एलिमेंट लेंगे, यू विल टेक एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और अगर वो एक्स है तो उसका इमेज होगा 2x। तो 1 का इमेज 2 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। और थर्ड थिंग है मैपिंग फॉर्म। ये सब क्लास 11th का है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 मतलब इसमें 2 4 6 मान लीजिए, 1 का इमेज 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, और बाकी नंबर भी होंगे बीच में कहीं। ये सब तो आप पढ़ चुके होंगे बेटा। हैव यू स्टडीड ऑल दिस थिंग्स और नॉट? क्योंकि आप लोग कुछ जवाब नहीं Yes. दे रहे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। इफ यू हैव गॉन थ्रू इट,
और आपका बोरिंग लग रहा है, टाइम वेस्ट लग रहा है, तो मैं ये सब ना कराऊं। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म, मैपिंग फॉर्म। इस 3 तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन बी, सच रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन। ठीक है, बता दूं? यस सर। अब जो सेट ए होता है वो कहलाता है डोमेन। तो डोमेन में क्या हुआ, आपने देखा अभी अभी कि डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए मतलब उसमें जो भी इनपुट आप दोगे, सेट ए का एक एलिमेंट लोगे, वो इनपुट दोगे तो एक आउटपुट आएगा। जैसे 1 इनपुट दिया था तो आउटपुट आया था 2, 2 इनपुट दिया था तो आउटपुट आया था 4, 3 इनपुट दिया था तो आउटपुट आया था 6। तो हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आएगा। तो जिन जिन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आता है वो कहलाता है डोमेन। तो ये बताइए कि इसमें इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब हुआ कि कौन से ऐसे वैल्यू होंगे एक्स जिसको हम इनपुट देंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट आने का मतलब यह है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है। एक्स की जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड है उस वैल्यू पे इसका कोई ना कोई आउटपुट जरूर आएगा। जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है उस पर आउटपुट नहीं आएगा। तो जिस पे ये डिफाइंड नहीं है वो उसके डोमेन का पार्ट नहीं होगा। तो जब भी आपसे किसी फंक्शन का डोमेन निकालने को आए तो इसका मतलब है कि आपको एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जब ये डिफाइंड होगा। तो बताइए एक्स की किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होगा और किस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वांटिटी अगर अंडर रूट के अंदर लिखी है ये तभी डिफाइंड होगा जब एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये पहला कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लॉग एक्स ये तभी डिफाइंड होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज लॉग एक्स अनडिफाइंड होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने बेटा लोग? लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि नहीं बताइए? यस सर। यस सर। पढ़ा है। तो लॉग एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात सबको पता है। अच्छा क्या ये भी पता है कि लॉग में बेस होता है बी। मान लीजिए अगर बी ग्रेटर देन 1 है, और एक केस ले लीजिए लॉग एक्स एट बेस बी व्हेन बी इज बिटवीन 0 एंड 1, बेस भी 1 से 0 से बड़ा ही होना चाहिए। इस केस में क्या होता है, अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे, अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो लॉग एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। क्या ये बात पता है सबको? कहने का क्या मतलब है इसका, इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं आप। मैं एक बार बता देता हूँ, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बट जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये लॉग एक्स का ग्राफ है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस में। एट बेस बी वेयर बेस बी इज ग्रेटर देन 1, तो ये 1,0 और ये y है। इस ग्राफ को देख करके आपको कुल मिलाकर के 3-4 बातें समझ में आनी चाहिए। क्या वो 3-4 बातें आप बता सकते हैं क्या क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ को देख करके? सबसे पहली बात, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, सबसे पहली बात मैं ये देख के समझ सकता हूँ कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब y क्या होगा, 0 होगा। 1,0 इस log 1 0 होता है ना बेटा। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। तो log 1 इज 0, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तब y 0 होगा। तो log ऑफ 1 0 होता है, यानी जब x 1 होगा तब y की वैल्यू 0 आएगी। 1 के आगे x जब राइट साइड मूव करते हैं मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो देखिए y क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। द ग्राफ इज राइजिंग राइट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो ऊपर उठने का मतलब क्या है, y की वैल्यू बढ़ रही है। ऊपर उठने का मतलब क्या है, y की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आई? जब हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बताएं सभी बच्चे लोग। जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है। कि हाइट जो होता है वो y की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट का हाइट कम है, इस पॉइंट का हाइट ज्यादा है, यानी इस x पर y की वैल्यू जो है, इस x पर y की वैल्यू उससे ज्यादा है। माने ये x1 है, ये x1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, ये हाइट है y1। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x1 y1।
तो यहाँ पे x1 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, ये y1 है। अब यहाँ पे हम ये x2 ले लें, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x2, y2। तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x2 इज मोर देन x1, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ y2 इज मोर देन वैल्यू ऑफ y1, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो y2 की वैल्यू ज्यादा है y1 से। तो जब आपने x को बढ़ाया तो y की वैल्यू बढ़ गई। y मतलब रिजल्ट, आउटपुट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इज इंक्रीजिंग। देखिए आप लोग बोलते रहेंगे यस या नो ना, तो मुझे लगेगा कि समझ में आ रहा है, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर है? Yes, sir. तो प्लीज कीप सेइंग यस और नो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अंगद, आप क्या बता सकते हैं कि मैंने क्या कहा अभी अभी? मैंने कहा कि x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, log ऑफ 2 और एक है log ऑफ 5, इसमें बड़ा कौन होगा बेटा बताइए, log 2 बड़ा होगा कि log 5? सर log 5। log 5 बड़ा होगा, क्लियर है ना? क्योंकि जब x की वैल्यू बढ़ा देंगे तो log x की वैल्यू ज्यादा हो गई तो log 5 की वैल्यू ज्यादा हो गई। When we increase the value of x, the value of log x increases. Point 1. Point 2 क्या है, 1 से पहले, मतलब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, देखो 0 से बड़ी तो होनी पड़ेगी, 0 से लेफ्ट में फंक्शन है ही नहीं, ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, ये वाला रीजन, ये रीजन कौन सा है, जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, Negative. यस। अगर हम देखें तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल log ऑफ 1/2, ये पक्की बात है नेगेटिव होगा। log ऑफ 1/3, अच्छा अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस में e है। इफ नथिंग इज देयर इन द बेस दैट मींस बेस इज e, ये भी नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है बच्चे लोग कि नहीं? 0 से 1 के बीच में अगर x होगा तो log x की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो log x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या ये बात समझ में आई? Yes. दूसरी बात ये समझने लायक थी कि जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो log x पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है, तब log x नेगेटिव है। दूसरी बात। तीसरी बात समझने लायक ये है कि ये फंक्शन जब x ग्रेटर देन 0 है तभी एग्जिस्ट करता है, x लेस देन 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डिफाइंड नहीं है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब अनडिफाइंड है। तो दिस फंक्शन एग्जिस्ट, log x एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये तीसरी बात समझ में आई कि नहीं? और चौथी बात समझ में आई कि ये ग्राफ क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस ग्राफ, इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, उसी कहते हैं ना। जैसे कोई लोग नौकरी मांगने आते हैं तो कहते हैं सर आपकी सैलरी का रेंज क्या है, कितनी सैलरी आप ऑफर करते हैं टीचर्स को, तो हम उनसे कहते हैं वो तो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन कहते हैं फिर भी सर आपके यहाँ कितने, मिनिमम कितने सैलरी पे काम कर रहे हैं लोग, मैक्सिमम कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो वो अंदाजा लगाते हैं कि मेरे को कितनी मिल सकती है। तो हम उनको बताते हैं कि हमारी सैलरी का रेंज ये है। तो रेंज जब हम बताते हैं तो क्या कहते हैं, मिनिमम सैलरी बताते हैं कि कोई भी इंप्लॉय की मिनिमम सैलरी कितनी है और मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो हम बताते हैं दिस इज द रेंज ऑफ आवर सैलरी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सैलरी का, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे आपकी क्लास में एज हो सकता है, एज, तो मिनिमम कौन सी एज का बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है और मैक्सिमम कौन सी एज का बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है, तो वो कहलाता है रेंज ऑफ एज। तो रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब होता है किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है? तो इसका रेंज आपको देख के, ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, चलता जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो log x का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए? Yes, sir. ठीक है। तो अब हम इतना समझने के बाद हम इसका डोमेन निकालेंगे, वी विल फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो अंडर रूट में लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं कि log ऑफ e एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये होना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये डिफाइंड होगा।
ये होना पड़ेगा ना। और ऐसा कब होगा, अभी अभी आपने देखा, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाए। समझ में आया बच्चों की नहीं? ऐसा क्यों लिखा मैंने, इससे ये साबित हुआ, इसी को बोलते हैं लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल थिंकिंग। मैंने कहा था ना, आईआईटी के किसी भी क्वेश्चन में, मैथ के किसी भी क्वेश्चन में, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन। तो अभी हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, अब हम लॉजिकल थिंकिंग, एक कंक्लूजन से दूसरा कंक्लूजन निकालना, इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकली सोचना आपको आना चाहिए और फिर कैलकुलेशन करना आना चाहिए, ये दो बातें हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का कोई बहुत तगड़ा कमाल नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो ऑब्जर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आई? ये लॉजिकल थिंकिंग का जो कंक्लूजन है, समझ में आ रहा है लोगों को? से यस और नो? Yes, sir. आप लोग को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? बोर फील कर रहे हैं क्या आप लोग? अंजने, अंगद, अनन्या and I think Anjali is there. So 4 students are here. 4 students are here. तो अभी पांचवा बच्चा कौन सा था चला गया जो छोड़ के? Who was that student? Nobody knows. ठीक है, अभी आप सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते शायद, इसका मतलब। एनीवे, यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है। ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका क्या है आपको पता होगा, वेवी कर्व मेथड। इस वन को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर आप ध्यान से देखें, आप स्मार्ट हैं, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ऑब्जर्वेशन है, प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो जरा यहां से यहां तक देखिए, ये क्या है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यही लिखा है कि नहीं बेटा? अच्छा, एक और तरीका है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 में पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसका ए पॉजिटिव है। ए का मतलब क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर कोई, एफ एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ये पॉजिटिव है। और साथ में इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 4ac, 2 4 जा 8, तो ये नेगेटिव है। तो अगर ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्या ये बात याद है या भूल गए हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या ये बात याद है या भूल गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर? अगर भूल गए हैं तो मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, अगर याद है तो अच्छी बात है। बताइए अच्छे से, ईमानदारी से बताइए, याद थी या भूल गए हैं? याद है sir. याद है। और बाकी बच्चे लोग बताएं। अनन्या, क्या आपको याद है? अगर भूल गए हैं तो कोई शर्माने की बात नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप बता सकती हैं तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा। अनन्या, आप बोलना नहीं चाहती? चलिए कोई नहीं, वैसे भी देख सकते हैं और इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो एक्स स्क्वायर, ये स्मार्टनेस है, ये सब अभी पहली बार कर रहे होगे तो शायद लग रहा होगा क्या कर दिया, लेकिन ये बार बार होगा तो ये आप सीख जाओगे कि ऐसे ही करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा है तो प्लस 1 कर दो, और अपने आप एक बचा उसको अलग कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तो आप देख सकते हो कि ये हमेशा 0 या उससे बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो 0 है उससे बड़ा ही होगा और 1 जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इनफैक्ट हमें चाहिए था 0, ये तो 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइंड होगी, ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइंड होगी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों की नहीं? बताइए। माने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 जो होगा ये हमेशा डिफाइंड होगा। आप यहां पे भी डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहां पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है,
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2, यानी आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप देखिए ये क्वांटिटी हमेशा क्या है, 0 से बड़ी है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2 है। ये तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो पता होगा। परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह है कि परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम पॉजिटिव नंबर, तो ये तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो लॉग हमेशा डिफाइंड होगा, ठीक है, लॉग हमेशा डिफाइंड होगा। साथ में ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी हमेशा डिफाइंड है और हमेशा 0 से बड़ी भी है। अगर हमेशा 0 से बड़ी है तो बेटा अंडर रूट हमेशा डिफाइंड होगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन का डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर। क्या ये बात समझ में आई सबको कि नहीं, बताइए। Yes. क्या ये बात समझ में आई सबको? मैं एक और तरीके से समझा रहा हूं, अगर आप लोग जवाब कम दे रहे हैं पता नहीं क्यों। देखिए क्लास इंटरेक्टिव होने से क्या होता है, टीचर को कॉन्फिडेंस रहता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, आप हमारे साथ हो। अब देखो होता क्या है, आप 11th से पढ़ करके 12th में आ रहे हो, आपने 11th में वास्तव में कितना पढ़ा है मुझे आइडिया नहीं है, तो इसलिए आप अगर बताओगे बात करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। जो आपको नहीं आता वो मैं सिखाऊंगा, जो आपको आता है वो अच्छी बात है। तो इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया यू नीड टू स्पीक। अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना आता है, पहले से नहीं आता। देखिए किसी को भी बिना पढ़े नहीं आता, अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा हो सकता है आपने पढ़ा नहीं है। तो अगर नहीं पढ़ा और नहीं आता है तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि मुझे ये नहीं आता है, आप बता सकते हैं कि मुझे ये नहीं आता। और अगर कुछ आता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो आप बोर हो गए, तो वो भी आप बता सकते हो कि सर वी नो दीज थिंग्स, आप आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, तो मैं दूसरी चीजें बताऊंगा। एनीवे इसको देख सकते हैं बेटा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा है। अगर अभी देखो यही है एनालिसिस जो मैं करने जा रहा हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये फंक्शन है मान लीजिए एफ एक्स, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बचपन आए हैं क्लास 10th में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब ये यहां से लेकर यहां तक देखिए, इसको ये बन गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 - 1। तो ये क्वांटिटी जो अंदर में लिखी है ये बेटा 2 या उससे बड़ी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 जो होगा ये बड़ा या बराबर 2 होगा। और आपको पता है कि लॉग ऑफ x, अगर x आपका 2 से बड़ा है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या है 2 से बड़ी है, अगर ये क्वांटिटी 2 से बड़ी है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये हमेशा डिफाइंड होगा। हो गया रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं बताइए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. आप लोग बोल नहीं रहे हैं, यस या नो? से यस और नो। Yes, sir. बच्चों इस तरीके से पढ़ाई कैसे होगी, आप कुछ बोलोगे ही नहीं तो क्या आपको जबरदस्ती क्लास कराई जा रही है क्या, ढकेल ढकेल कोई क्लास करवा रहा है? आर यू नॉट फाइंडिंग इट, मतलब आप खुद से क्लास करने का इंटरेस्ट नहीं है आपका? यू आर नॉट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? बताइए अंगद और कौन Yes, कौन से sir. बच्चे हैं? तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब बताइए रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज। सर अब इक्वल टू ये y रख दो, y का डोमेन निकाल दो। वो बहुत ही गंदा तरीका है,
आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो पाएगा, बिलीव मी। आईआईटी के क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना पड़ता है। रेंज निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो इसको वाई रख दो और उससे फिर एक्स की वैल्यू निकालो, और फिर जो डोमेन आएगा वही रेंज होता है। उस तरीके से आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। उस तरीके से बिल्कुल आसान आसान स्कूल लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये बताइए, अंडर रूट एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम 0 होगी। यस, मिनिमम 0 होगी। क्या सभी बच्चों को ये बात पता है कि अंडर रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता? क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता। आपने बचपन में स्क्वायर रूट निकाला होगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आया होगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बताइए। अरे भाई, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ता ही जाएगा कि नहीं? यस कहाँ सर, रुकेगा जा इनफाइनाइट। करके? इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो अंडर रूट एक्स का रेंज क्या हुआ? 0 टू इंफिनिटी। अब ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रेंज क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1। सभी बच्चों लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बेटा, ये जो मैं वीर सिंह को कॉल करो, है वीर सिंह का ही करो, आएगा। तो बेटा, ये जो रेंज निकालने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं एनालिसिस। ये सीख लीजिए, अभी अगर आपने नहीं सीखा है तो अभी मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। जो सीख लीजिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। 10 मिनट ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पार्टिसिपेट करिए, सुनिए, सीखिए। इट इज नॉट बिग थिंग। पहली पहली बार जब हम कोई चीज करते हैं तो कठिन लगती है, लेकिन जब हम बार बार करते हैं तो आसान हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है? 0 या उससे बड़ा होता है। समझ में आ रहा है अंदर बेटा कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 4। -2 का 4 होगा। तो देखिए, माइनस नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। इसीलिए किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। इसमें 1 जुड़ा हुआ है, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ये कभी 1 से कम नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, एक्स की आप कुछ भी वैल्यू ले लो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब एक्स 0 रखोगे तब 1 आएगा, उससे छोटा नहीं हो सकता ये। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? भाई, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका रेंज है 1 से इंफिनिटी। लो, रेंज निकल आया। समझ में आया कि नहीं बेटा? बताइए। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? 1 से इंफिनिटी है इसका रेंज। यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब ये बताइए, अ, अगर आपका फंक्शन इस तरीके से लिखा हो 5 + 3 sin x, तो इसका रेंज बताइए। 5 + 3 sin x, इसका रेंज क्या होगा? sin x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 से 1। यस, तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये सबसे कम कब होगा? जब मिनिमम रख देंगे। जब आप sin x की वैल्यू मिनिमम रखोगे तो ये छोटा होगा, जब आप sin x की वैल्यू बड़ी रखोगे तो ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि प्लस में है। अगर माइनस में होता तो उल्टा होता। पहले प्लस का समझो, फिर माइनस देखेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 + 3 sin x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है?
जब साइन एक्स की वैल्यू -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 3, 5 - 3 का मतलब 2। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, जब आप 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5 + 3 यानी 8। तो इसका रेंज हो जाएगा 2 से 8। यह है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल जानते हैं बच्चों। क्लोज इंटरवल का मतलब यह है कि एंड पॉइंट शामिल हैं। जैसे 1 से लेकर, जब आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आपके मार्क्स का रेंज क्या होगा, 0 से लेकर 100 तक। 0 और 100 आ सकता है, ठीक है ना। 0 से लेकर 100 तक आपका 100 मार्क्स का पेपर, उसका रेंज क्या होगा, ये होगा 0 to 100। दिस इज द मार्क्स यू कैन ऑब्टेन इन 100 मार्क्स पेपर। ये मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 100, जो कहते हैं मार्क्स का रेंज है ये। बहरहाल 5 + 3 sin x, इसका रेंज 2 से 8 है। क्या ये समझ में आ रहा है। बताइए बच्चे लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। अंगद, अनन्या, बताइए बेटा। 5 + 3 sin x का रेंज होगा 2 से 8। क्या ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब आप समझिए। अच्छा, एक एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम देख लेंगे आगे। अगर आपका एफ एक्स है 7 - cos x, ये f2x है, और f3x है 6 + cos स्क्वायर x। तो जरा f2 और f3 का रेंज बताइए खुद से, जल्दी सोच करके। फाइंड द रेंज ऑफ f2 एंड f3। अंजलि। Yes, sir. सर ये आज नेट में प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं, आप तो बोर फील कर रहे होगे, ये सब तो आपको आता होगा, इजंट इट। Yes, sir. आप तो क्लास में बोर फील कर रहे होगे, और मैं वो सब चीजें करा भी नहीं सकता हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट आ रहे हैं। अच्छा, अंगद और अनन्या, क्या आप लोग इसका रेंज बता सकते हैं बेटा, 7 - cos x का रेंज क्या होगा। अंगद और अनन्या में से कोई बता सकता है। अंजने, क्या आप बता सकते हैं। आप लोग बेटा बोलेंगे नहीं तो फिर क्लास कैसे हो पाएगी, बताइए। 6 to 8, sir. यस, 6 to 8। समझ में आया कैसे होगा 6 to 8। देखिए, जब अगर आप cos x की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम होती है 1। जब आप मैक्सिमम रखेंगे तो ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो छोटा हो जाएगा ना। तो जब 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 हो जाएगा ये। इसका मिनिमम वैल्यू है 6, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब cos x वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 to 8। इसका बताओ बेटा अंगद, लास्ट वाले का f3 का। f3 का रेंज बताइए बेटा। So 7. कहाँ से 7, स्टार्टिंग पॉइंट बताइए ना। So 6 से 7. यस, वेरी गुड, 6 से 7। क्योंकि cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर होने की वजह से ये मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मिनिमम जब ये 0 होगा तो 6 होगा वैल्यू इसका, और मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 हो सकता है। तो 6 से 7 तक इसकी रेंज है। क्या ये समझ में आया। तो अब इस तरीके से जब रेंज निकालते हैं तो उसको कहते हैं एनालिसिस मेथड, एनालिटिकल मेथड। क्या ये बात समझ में आ रही है। समझ में आ रही है बच्चों की नहीं। Yes, sir. हाँ, तो चलो अच्छा, एटलीस्ट अंगद इज रिप्लाइंग, तो आई एम ऑल्सो गेटिंग सम कॉन्फिडेंस कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आ रहा है। बच्चों इंटरेक्ट करेंगे तो सीखेंगे, मैं बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों इंटरेक्ट नहीं करते। अगर आपको नहीं आ रहा तब भी बताइए कि मुझे नहीं आ रहा है, बताना पड़ेगा। बहरहाल अब इसका रेंज हम निकालते हैं। रेंज, एक बात तो तय है, इसका रेंज समझिए थोड़ा सा। अंगद आप ध्यान से समझिएगा।
देखिए अंडर रूट एक्स है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जब एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी तब ये इसका वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम होगा। जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आई? अंडर रूट एक्स विल बी मिनिमम व्हेन एक्स इज मिनिमम एंड अंडर रूट एक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आई? अंडर रूट एक्स जो होगा वो सबसे कम होगा जब एक्स मिनिमम होगा, और अंडर रूट एक्स सबसे ज्यादा होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ऑफ कोर्स एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जब ये कम, अब यहां पे आए देखें जरा, आपको ये भी पता है कि log ऑफ एक्स एट बेस ई, ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन ऐसा है कि इसमें जब हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। इसमें एक्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो जब एक्स सबसे छोटा होगा तब ये सबसे छोटा होगा, जब एक्स सबसे बड़ा होगा तब ये सबसे बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये y है तो यहां पे आप कह सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीखा होगा, क्लास 9 10 में भी सीखते हैं कि अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर y डायरेक्टली Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो हम इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखें। तो अभी इसको हमने जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने कैसे लिखा था, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ऐसे लिखा था। तो ये मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। भाई अगर इस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो ये मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है कि नहीं? यानी कि इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर log x की हम बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ये मिनिमम 2 हो सकता है तो ये पूरा मिनिमम क्या हो सकता है, log 2, और ये मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है तो log इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ आई बच्चों? ये 2 हो सकता है मिनिमम तो ये मिनिमम log 2 हो सकता है, ये मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है तो ये मैक्सिमम log इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो सकता है। ये समझ में आया? अब अंडर रूट में भी वही कहानी है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट log 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। यही है इसका रेंज। इसका रेंज क्या है, अंडर रूट log 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन रहता है। क्या ये समझ में आया बच्चों? यस सर। तो इसका रेंज क्या आया, अंडर रूट log 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए सिंपल करते हैं, पहले इसका रेंज निकालिए आप लोग। अंडर रूट x² माइनस 4x प्लस 3, इसका बताइए रेंज, डोमेन और रेंज दोनों बताइए। इसका डोमेन और रेंज बताइए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ x² माइनस 4x प्लस 3। कौन कर सकता है, बताइए जल्दी से आंसर।
नहीं समझ में आया बच्चों, कैसे करेंगे? तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 3 से इन्फिनिटी। ये आपने डोमेन डोमेन बताया, आर यू टेलिंग डोमेन? यस सर। चलिए अभी चेक कर लेते हैं क्या बताया अंगद, राइट? अंगद ने क्या बताया? माइनस इन्फिनिटी से 1 1। ठीक है, यूनियन कहाँ से बता अगला बेटा? 3 से इन्फिनिटी। 3 से इन्फिनिटी। चेक कर लेते हैं अभी। देखिए अब जनरली तरीका ये होता है कि इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको अगर हम देखें एफ एक्स को, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, आई थिंक इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 1x माइनस 3, ये क्या आएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया। फैक्टराइज करना तो सीखा होगा क्लास 10th में। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे। हम चाहते हैं कि जो अंडर रूट में लिखा है वो 0 या उससे बड़ा हो। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है? वेवी कर्व मेथड का मतलब यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो जब अगर आप x को 3 से बड़ा लोगे, नंबर लाइन पे दो नंबर इसके जो रूट्स हैं उसको हम प्लॉट कर लेते हैं। अगर आप भूल गए तो सुन लीजिए, वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं? नंबर लाइन पे इसके रूट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। इसका एक रूट है 1, एक रूट है 3, दोनों को लिख लिया। 1 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि छोटा है, 3 को राइट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो बड़ा है। नंबर लाइन पे राइट साइड में जो नंबर आते हैं वो बड़े होते हैं। अगर आप एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा लोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। जब आप 3 से कम कर दोगे लेकिन 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट जाएगा नेगेटिव। और 1 से छोटा ले लेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। हमें चाहिए ये पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, परफेक्ट, बिल्कुल सही बताया अंगद ने। अब अंदर इसका रेंज बताइए, रेंज। अगर आपका x माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, 3 से आगे होगा तो भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो जब भी ये पॉजिटिव होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, तब ये डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब है इसका डोमेन आया माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अंजने ने लिखा है रेंज आएगा ग्रेटर देन 0, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। चेक करते हैं। देखिए रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है आपको तो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ग्राफ, जो शायद आपको अभी अच्छे से नहीं आता होगा। दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 है, तो 2ab, b क्या है? 2 है, तो हम b स्क्वायर जोड़ देंगे, b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 3 पहले से लिखा हुआ है। यहां से यहां तक देखिए क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये है आंसर, मतलब आंसर नहीं, सॉरी, ये पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। तो ये है आपका y, ये अंडर रूट में लिखा था ना, वैसे लिख दिया। अब देखिए ये मिनिमम तो -1 हो सकता है, लेकिन हम -1 कभी लेंगे नहीं, क्योंकि -1 होने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हम मिनिमम लेंगे 0 ही, और 0 के बाद ये क्या होगा? एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो सही बात है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका रेंज क्या आएगा? y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी। क्या ये समझ में आया? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हो सकती है बेटा -1 और मैक्सिमम हो सकती है इन्फिनिटी, लेकिन हम -1 वाली वैल्यू तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने -1 ले लिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। हम लेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी? 0। तो जब ये 0 होगा तब अंडर रूट 0 आएगा आंसर, और मैक्सिमम क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ कि ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है। समझ लीजिए ध्यान से, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, वेरी सिंपल कंसेप्ट। देखिए अगर कभी ऐसा लिखा हो x लेस देन और इक्वल टू 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू, ये c लिख करके बीच में लाइन खींचते हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू 1, 3, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज। अगर कभी ऐसा हो जाए x लेस देन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से लेकर 3 के पहले तक,
मतलब 3 नहीं हो सकती, 3 से पहले तक, 3 से पहले तक मतलब 3 पे ओपन रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1,3। 1 पे रहेगा क्लोज, 3 पे रहेगा ओपन। ओपन का मतलब सी, क्लोज का मतलब रेक्टेंगल वाला, और ओपन का मतलब सर्कुलर वाला। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज या सेमी ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या है, 1 से 3 के बीच में, 1 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 1,3 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब सी, तो ये ओपन इंटरवल है 1,3। यह सेमी क्लोज, 1 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है। उल्टा भी हो सकता है, 1 पे क्लोज है, 3 पे ओपन हो जाए, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तब ये ऐसा हो सकता है। तब यह सेमी क्लोज, यह क्लोज, सेमी क्लोज, यह ओपन। समझ में आ गया? किसी ने मुझे मैसेज दिया था कि दिखा दिए। तो यह सेम क्लोज, यह ओपन, सेमी क्लोज है, सेमी ओपन, यह ओपन। इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये हो गया। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। लॉग ऑफ 3 sin x माइनस 5, ये तो आप नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। इसका डोमेन तो नहीं निकाल पाओगे, रेंज निकाल सकते हो, डोमेन नहीं निकाल पाओगे। चलिए एनीवे, तो इस पे और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं बेटा, देखिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। हाँ, इसका डोमेन बताइए। डोमेन, रेंज तो शायद आप अभी ना बता पाए, डोमेन बताइए इसका डोमेन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या था। इसमें क्या है, दो चीजें ऐड हुई हैं, तो दो चीजें ऐड हुई हैं इसका क्या मतलब बेटा, दो चीजें ऐड हुई हैं इसका क्या मतलब है, बताइए सब लोग। दो चीजें ऐड हुई हैं इसका क्या मतलब बेटा लोग। मैं बस 1 मिनट का ब्रेक ले, चीज करना बेटा, गेस्ट आए हमारे। दो चीजें ऐड हुई हैं इसका क्या मतलब है बच्चों, बताइए। मतलब जब दोनों डिफाइंड होंगी तभी तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. ये तभी डिफाइंड होगा जब दोनों डिफाइंड होंगे कि नहीं। क्यों बच्चे लोग, ठीक है, रखवा दीजिए, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी। हाँ ये ब्रदर खोल दो कुछ हवा। हाँ बस चलो बताओ, समझ में आया क्या होगा इसका डोमेन, समझ में आया इसका डोमेन क्या होगा। देखिए डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये भी डिफाइंड होना चाहिए और ये भी डिफाइंड होना चाहिए। दोनों चीजें कब कब डिफाइंड होंगी, दोनों कब डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड कब होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 लिखा है, तो अगर आप तो इसको समझ गए होंगे अब तक देख करके, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4,
यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही डिफाइंड है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कब डिफाइंड होगा, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x आपका 2 से माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी होगा। तो ये हमेशा डिफाइंड है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये डिफाइंड होगा तब, यानी इन दोनों का ये तभी डिफाइंड होगा जब ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो। तो ये दोनों डिफाइंड होंगे इस इंटरवल में, क्योंकि दोनों का कॉमन इंटरवल यही है ना। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों की नहीं, बताइए। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? अंगद, अब सुनो, एक काम करो, अब तुम लोग अभी कम आता है, मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजूंगा 10 से 15 क्वेश्चंस का, डोमेन और रेंज निकालने का। उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कल दिखाएंगे, बताएंगे आंसर, भेजेंगे कल तक व्हाट्सएप पे मेरे। माय व्हाट्सएप नंबर इज दिस 7409283482। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या सभी लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे असाइनमेंट का सोल्यूशन भेजेंगे? 10 to 15 क्वेश्चन दूंगा मैं डोमेन और रेंज निकालने के, क्या सब लोग करके भेजेंगे? बोलो बेटा लोग, यस और नो। चलिए, तो आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। अब मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट भेजता हूँ, उसको करके वापस भेजिए मुझे, ठीक है? मिलते हैं कल, टाइमिंग आपको व्हाट्सएप आ जाएगी। थैंक यू।